हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो रेमेडी के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम तो अपनी कुंडली दिखा दिखा करके फेड अप हो गए हैं, इतनी सारी रेमेडीज बताई, कोई भी रेमेडी काम ही नहीं करती है। क्यों ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि अगर हम किसी को एक रेमेडी बताते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो वो काम कर जाती है, और किसी को कितनी भी बड़ी बड़ी हम रेमेडीज बताते हैं फिर भी वो काम नहीं करती है। तो ऐसा कुंडली में क्या है या क्या योग होते हैं, किस तरीके से हम ये चीज देख सकते हैं कि हम अगर किसी इंसान को कोई रेमेडी बताएंगे तो वो रेमेडी काम करेगी या काम नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। पहला तो क्या होता है ना कि जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, किसी भी कुंडली को देखते हैं, तो हम उसका ना D9 अवॉइड नहीं कर सकते हैं। D9 अवॉइड ना करने का रीजन पता है क्या है? क्योंकि जिस तरीके से हमारा भाग्य होता है, हमारी एक डेस्टिनी होती है, उसी तरीके से हमारी प्लैनेट्स की भी डेस्टिनी होती है। तो यू हैव टू चेक द डेस्टिनी ऑफ योर पर्टिकुलर प्लैनेट। जिस प्लैनेट की आप रेमेडी कर रहे हो, उस प्लैनेट की डेस्टिनी आप कैसे चेक करोगे? D9 में जाकर के। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई प्लैनेट्स की डेस्टिनी कैसे होती है। अब आप ये समझो कि किसी भी भाव का 12 भाव होते हैं, मतलब हाउसेस 12 होते हैं। हर हाउस की डिग्री कितनी होती है? 30। इसी तरीके से हर प्लैनेट की भी 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है। अब जब भी हम किसी भी प्लैनेट को D9 मतलब उस एक पर्टिकुलर राशि को हम 9 हिस्सों में चंक कर रहे हैं, मतलब 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे जब हम D10 बनाते हैं तो D10 में भी हम किसी भी उस पर्टिकुलर हाउस के 10 टुकड़े कर रहे हैं। D2 में हम उस पर्टिकुलर हाउस के 2 पार्ट्स कर रहे हैं, 2 टुकड़े कर रहे हैं। तो जितने भी हम जो भी हम बोलते हैं ना, D1, D2, D9, D10, ये सारे क्या है? D60, D20, D7, ये सब क्या है? हमारे वो जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स उतने पार्ट्स है हमारे, हमने चंक किया है अपने पर्टिकुलर उस हाउस को उतने पार्ट्स में। तो जब हम D9 देखते हैं तो D9 के बारे में एक मिथ है कि D9 सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए देखा जाता है। मतलब शादी जब हम किसी की भी करेंगे तो जो शादी के प्रोमिसेस हैं आपके स्पाउस से रिलेटेड, वो सारे आपको D9 प्रोमिसेस देगा। ऐसा नहीं है, शादी के लिए भी देखना है, लेकिन हर एक चीज के लिए देखना है, क्योंकि भाग्य की जरूरत हर इंसान को हर वक्त पर है। आपकी जॉब लग रही है, आपको आपके लक का सपोर्ट की जरूरत है। आपकी शादी हो रही है, आपको आपके लक के सपोर्ट की जरूरत है। आपका कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने वाले हो, आपकी स्टडीज चल रही है, आपको लक की जरूरत है। आप अगर कोई बिजनेस डाल रहे हो, आपको लक की जरूरत है। आप किसी चीज को या अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो पब्लिकली, तो आपको आपके लक की जरूरत है। अपनी आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो वो प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट करने चाहिए, उसमें भी आपको आपके लक की जरूरत है। आपको आपकी माँ का प्यार चाहिए तो आपको लक की जरूरत, वाइफ का चाहिए तो लक की जरूरत। मतलब हर फील्ड में आप, ऐसा कौन सा फील्ड है आप बता दो जहां आपको भाग्य की जरूरत नहीं। इवन आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हो, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो भी भाग्य की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपका लक आपको चीजों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो पूजा करना चाहते हैं, मतलब हम जब भी सोचते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इतने लाख जप करेंगे या कोई पर्टिकुलर रिचुअल करेंगे, तभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें क्या है? वो भी लक है आपका। आपका लक आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, वो आपको आपका D9 बताएगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस हर इंसान की कुंडली में 9th हाउस उसके भाग्य का भाव होता है। अब उस भाग्य के भाव के जब आप 9 टुकड़े कर रहे हो ना, इतना माइन्यूटली उसको डिवाइड कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट जा रहा है। क्योंकि जब भी आप नवांशा बनाते हो तो प्लैनेट्स के भी 9 पार्ट्स हो जाते हैं ना, उनके डिग्री वाइज। 3 डिग्री 20 मिनट का आपका एक आ गया ना। मतलब अगर आप 30 डिग्री का एक आपका हाउस है या प्लैनेट है, आप उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स का आपका एक नवांशा बन जाता है। तो मैंने आपको एक नवांशा का वीडियो बनाया है, लास्ट में मैं इसमें एक लिंक दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उसमें चेक करना कि कैसे हम खुद से अपना नवांशा बना सकते हैं। एक बहुत सिंपल टेक्निक बनाई है, मैंने उसमें बताई है आप लोगों को, तो आप वो देख के भी जान सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर प्लैनेट, अगर आपका कोई प्लैनेट एक पर्टिकुलर डिग्री पर किसी राशि में बैठा हुआ है, तो वो किस राशि के नवांशा में जाएगा। क्योंकि मूवेबल साइंस मैंने वहां पर लिए हैं, हमको वहां से पकड़ना होता है। बहुत इजी टेक्निक है, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत इजीली किसी का भी चार्ट देखोगे और बता दोगे कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर प्लैनेट नवांशा में कौन सी राशि में जाकर के बैठेगा। और वैसे भी सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं भी याद करना है
तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगी अभी कि किस तरीके से आप D1 और D9 में कंपेयर करके ये देखोगे कि आपका कौन सा प्लैनेट D9 में किस राशि में गया। ये तो एक बात हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज क्या है, आपको ये देखना है कि आपके जो प्लैनेट्स है ना वो किस साइन में बैठे हुए हैं, क्योंकि साइन जो हमारी राशियां होती है ना वो 3 तरीके की होती हैं। एक मूवेबल साइन होता है, एक फिक्स्ड होते हैं और थर्ड ड्यूअल साइन होते हैं। तो फिक्स्ड राशि कौन कौन सी होती है, 1, 4, 7 और 10 जो केंद्र में पड़ती हैं वो राशियां आपकी मूवेबल साइन है। जो आपके फिक्स साइन होते हैं वो होते हैं 2, 5, 8 एंड 11। ये आपके फिक्स्ड राशियां हैं, मतलब आपकी जो टॉरस है, लियो है, आपके स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ये फिक्स्ड राशियां हैं आपकी। उसके बाद ड्यूअल साइंस आते हैं। ड्यूअल साइन में मरकरी की दोनों राशि आ जाएंगी, जेमिनाई आ जाएगी, वर्गो आ जाएगी और जुपिटर की दोनों राशि आ जाएंगी, सजिटेरियस एंड पाइसेस। तो मतलब जेमिनाई, वर्गो और आपका सजिटेरियस एंड पाइसेस, ये 4 राशियां आपकी ड्यूअल में चली गई। तो अभी ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस राशि को हम फिक्स्ड में रखेंगे, किसको मूवेबल में रखेंगे और किस राशि को हम ड्यूअल में रखेंगे। ठीक है, अभी हमने ये एक कंसेप्ट समझ लिया। दूसरा कंसेप्ट हमने नवांशा वाला समझा। नवांशा आपको खुद से नहीं बनाना, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प ले सकते हो। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। एक कुंडली डिस्प्ले करते हैं, जिस कुंडली में मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि D1 के कौन सा प्लैनेट है D9 में, मतलब नवांशा में, वो किस राशि में जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी आपका D1 चार्ट का कोई भी प्लैनेट D9 में जब आप देखोगे उस प्लैनेट का प्लेसमेंट, अगर वो प्लेसमेंट फिक्स्ड राशि में है आपका, तो आपको क्या होगा, आपको किसी भी रेमेडी से कुछ भी उपाय करके आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोग सालों हो जाते हैं, 2 साल से 3 साल से किए जा रहे हैं, रेमेडी किए जा रहे हैं, जिसने जो बताया वो किया, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। वाई? बिकॉज द प्लैनेट इज सिटिंग इन द फिक्स्ड साइन। आप जिस प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हो वो नवांशा में जाके आपके फिक्स साइन में बैठा हुआ है। अब उसी तरीके से अगर कोई प्लैनेट आपका नवांशा में जो आप देख रहे हो, मतलब आपके D9 का कोई प्लैनेट है या किसी पर्टिकुलर हाउस का प्लैनेट है जिससे रिलेटेड आपको रेमेडी करनी है कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए, तो आप अगर वो देखोगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपका नवांशा में जाकर के मूवेबल साइन में बैठा है, तो आप उसकी आराम से रेमेडी कर सकते हो। वो डेस्टिनी आप अपनी बोलते हैं ना, जैसे मैंने इस वीडियो का एक जो टाइटल दिया है वो टाइटल यही बताता है कि कैन रेमेडी चेंज योर डेस्टिनी और नॉट। आपकी रेमेडीज, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, क्योंकि ज्योतिष में एक बहुत बड़ी डिबेट है, एक कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक पर कि अगर सब कुछ डेस्टिनी ने फिक्स कर रखा है तो ज्योतिष क्यों, और अगर ज्योतिष सब कुछ बदल ही सकता है, ज्योतिष में इतनी पावर है कि वो बदल दे, तो फिर डेस्टिनी का क्या मतलब है। ये जो कंट्रोवर्सी है ना, आज उस कंट्रोवर्सी के ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर किसी के भी प्लैनेट्स फिक्स्ड राशि में बैठे हुए हैं तो वो कितनी भी रेमेडी करें, दे कैन नॉट चेंज देयर डेस्टिनी। मतलब वो प्लैनेट आपको अपना जो भी रिजल्ट है वो दे करके ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, लोग ये सोचेंगे कि अगर तो मेरा तो ये प्लैनेट फिक्स साइन में बैठा है तो मुझे वो रिजल्ट तो खराब ही मिलना है। भाई ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा कोई प्लैनेट फिक्स्ड राशि में बैठा हुआ है जो अच्छे रिजल्ट्स हमको ऑफर कर रहा है, जो हमारा वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम क्या होता है, जो प्लैनेट जिस राशि में D1 में बैठा हुआ है, मतलब आपकी लग्न कुंडली में अगर सपोज आपका मरकरी या आपका जुपिटर 3 नंबर में बैठा हुआ है, सपोज जेमिनाई साइन में आपका जुपिटर बैठा हुआ है D1 में, और D9 में भी अगर सेम जुपिटर आपका जेमिनाई में आकर के बैठ गया, तो आप ये बोलोगे वो वर्गोत्तम है। जैसे सैटर्न किसी का सिंह राशि में बैठा हुआ है D1 में और वो D9 में भी सेम साइन में जाकर के बैठ गया, तो वो आपका वर्गोत्तम हो गया, मतलब उस प्लैनेट में पावर आ गई। मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए कि कोई भी प्लैनेट जो सेम राशि, जहां आप ये देखोगे भाव कोई भी होने दो, हो सकता है यहाँ पे सैटर्न आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है, वहां पे आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है नवांशा में, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस भाव में बैठा हुआ है। फर्क किस चीज से पड़ता है, वो किस नंबर में, वहां पे क्या अंक लिखा हुआ है वो देखो, 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब सिंह राशि है।
वो सिंह राशि में अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहां पर भी सिंह राशि में ही बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो वर्गोत्तम है। तो वो अपने दुश्मन की राशि में, मतलब शत्रु भाव, मतलब शत्रु राशि में भी बैठ करके शत्रु भाव भी रखते हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ, तो भी वो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, क्योंकि उनमें बल आ गया, सैटर्न में बल आ गया, क्योंकि सैटर्न वर्गोत्तम हो गए। इसी तरीके से किसी का मरकरी, किसी का जुपिटर, किसी के 2 प्लैनेट, किसी के 3 प्लैनेट भी वर्गोत्तम हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द चार्ट, या फिर सन, किसी का मून। तो जो भी प्लैनेट आपका वर्गोत्तम है, वो प्लैनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करता है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो, 8th हाउस में ही क्यों ना हो, D1 में, लेकिन वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा जब वो नवांशा में भी आपका सेम ही राशि में बैठा होगा। ये चीज सबको क्लियर हो गई, वर्गोत्तम क्या होता है। अब एक आपने वर्गोत्तम प्लैनेट ले लिया। दूसरा, मूवेबल साइन, फिक्स साइन और ड्यूअल साइन आप लोगों को समझ में आ गया कि मूवेबल क्या है, ड्यूअल क्या है और फिक्स साइन क्या है। तो D1 में हम लोग जब भी देखिए, एक मैं चार्ट लगा रही हूँ, इस चार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस चार्ट में सूर्य को आप देखो बहुत ध्यान से कि सूर्य किधर बैठा हुआ है। इस चार्ट में आपको सूर्य मिल जाएगा बैठा हुआ 12 नंबर की राशि में, D1 में, ठीक है, मतलब पाइसेस में बैठा हुआ है 5th हाउस में। अब आप इनका नवांशा देखो, इस नवांशा में सूर्य किधर बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पाइसेस में ही बैठे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं वर्गोत्तम प्लैनेट। अब हमको ये देखना है कि हमको किस उसकी रेमेडी करनी है प्लैनेट की। मैं जैसे बता रही थी कि अगर किसी का वर्गोत्तम वाली तो अपने बात कंप्लीट कर ली। जो प्लैनेट था ना कि फिक्स साइन में बैठा हुआ है, तो कि हमको फिक्स्ड हमेशा रिजल्ट्स रहेंगे। ऑफ कोर्स अगर कभी किसी का कोई अच्छा प्लैनेट है, वो फिक्स्ड साइन में जाकर के बैठ गया, तो मतलब आप कुछ भी कर दो, वो आप आगे देखा जाएगा आपके कर्मों का जब भी हिसाब किताब होगा। लेकिन वो पर्टिकुलर प्लैनेट क्योंकि वो फिक्स्ड साइन में बैठ गया है, वो अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको देने के लिए बाध्य है, या फिर वो आपका वर्गोत्तम है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। या फिर वो प्लैनेट खराब है, आपकी D1 में भी खराब है और D9 में भी खराब है, और वो फिक्स साइन में बैठ गया है जाकर के, तो वो आपको खराब रिजल्ट्स ही ऑफर करेगा। फिर आप चाहे कितना भी जोर लगा लो उसको ठीक करने के लिए, आप ठीक नहीं कर सकते हो। लेकिन वही प्लैनेट अगर मूवेबल साइन में नवांशा में जाते हैं, मतलब D9 में जाते हैं नवांशा में, तो वही प्लैनेट्स आपको कैसे रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, ऐसे रिजल्ट्स ऑफर करेंगे जिनको आप अपने कर्मों के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। रेमेडीज भी काम करेंगी आपके, जो आप अपने अगर कर्मास को अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहोगे कि आपके प्लैनेट्स की क्या डिमांड है, आपको किस तरीके एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में या अपनी एक्टिविटीज में चेंजेस लेके आने चाहिए जस्ट टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, तो आप वो भी करके आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हो अगर वो मूवेबल साइन में है। ऐसे ही थर्ड आता है ड्यूअल साइन। अगर ड्यूअल साइन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ड्यूअल साइन में बैठा हुआ प्लैनेट आपको बहुत मेहनत करा करके आप किए जा रहे हो 1 साल से या 6 महीने से 8 महीने से रेमेडी कर रहे हो, तब जाके आपको थोड़ा बहुत कहीं कोई असर देखने को मिला। वो बहुत मेहनत कराते हैं आपको रिजल्ट आपके डिजायर के अकॉर्डिंग देने में। जो भी आप रेमेडी करोगे, जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ऑब्टेन करने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन आपको देंगे, वो जरूर देंगे। लेकिन फिक्स साइन में अगर वो प्लैनेट बैठा है तो आप उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है ना कि डेस्टिनी में अगर लिखा है तो होके ही रहेगा, तो फिर ज्योतिष क्या करेगा, या ज्योतिष अगर चेंज कर सकता है तो डेस्टिनी को, तो फिर डेस्टिनी का क्या फायदा। तो यहाँ पर ये आई फील ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिक्स साइन में अगर गए हैं तो आप लोगों को रेमेडी का असर नहीं होगा। और क्या होता है ना कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो ये देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो किस साइन में वो प्लैनेट बैठा हुआ है नवांशा में। अब अगर हम इसको रेमेडी कराएंगे भी तो इनको फर्क होगा या नहीं होगा। वो रेमेडीज बताते रहते हैं, इंसान पैसे भी खर्च करता रहता है, रेमेडीज भी करता रहता है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है, फिर उसकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, क्योंकि उसको होप्स होती है ना कि ये हो जाएगा, और फिर जब काम नहीं होता है तो फिर उन लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। तो एक तो ये कंसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये जो खराब प्लैनेट्स हैं या अच्छे प्लैनेट्स हैं, जो भी डेफिनेशन दे दो, खराब तो देखो तब होते हैं जब हमको हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देते। हमको जो चाहिए वो हमारे प्लैनेट्स हमको अगर ऑफर नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे प्लैनेट्स खराब है। हमको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमको दे दिया, ऑफर कर दिया, तो अच्छे हैं।
तो ये तो खराब और अच्छे की डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स ना आपको नहीं मिल रहे हैं किसी भी प्लैनेट के, या मिल रहे हैं तो वो किस टाइम होगा? हमेशा होगा। अभी कोई वर्गोत्तम प्लैनेट है या किसी प्लैनेट में, जैसे मैंने बताया कि जो D1 में बैठा है, जिस जिस राशि में, उसी राशि में अगर D9 में बैठा हुआ है तो वो वर्गोत्तम हो गया, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ऑफर करेगा। इट डजंट मीन कि वो सारे टाइम करता रहेगा या लाइफ लॉन्ग करेगा, नहीं। वो जब उसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी तब करेगा, या उसकी जब प्रत्यंतर आएगी तो भी वो आपके करेगा। जब ये सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आती है ना, कभी एक दिन में पर्टिकुलर उस ऐसा हो जाता है कि हमारा लक उस टाइम में काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर हमारा काम होना है, और वो सूक्ष्म दशा या प्राण दशा है और उस टाइम में हमारा वो काम निकल गया, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो वो हो जाता है, क्योंकि अब प्राण दशा और सूक्ष्म दशा निकालने के लिए ना बहुत एक्यूरेट टाइम चाहिए, तो वो हर किसी के पास नहीं होता है। तो प्रत्यंतर तक की अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं उस चीज के, कि हाँ ये प्लैनेट कब आ रहा है, और हमको उस ड्यूरेशन में वो रिजल्ट बेटर या हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हमको ऑफर करेगा या नहीं करेगा। अब इसके बाद एक चीज आप समझो कि सपोज आपको किसी पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स देखने हैं, किसी भाव के रिजल्ट्स देखने हैं, कोई जैसे किसी को मकान बनाना है, घर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या, कौन सा हाउस देखोगे? आप फोर्थ हाउस देखोगे, ठीक है। अब आप इस चार्ट में आप देखो कि फोर्थ हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है? एक्यूरियस बैठी हुई है इसके D1 चार्ट में, और वहां पर जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो मून बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको घर कौन देने वाला है? सबसे पहले जब भी हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो प्लैनेट उस पर्टिकुलर भाव में बैठा हुआ है, वो प्लैनेट के रिजल्ट्स, वो प्लैनेट किस हाउस को पजेस कर रहा है, वो किस हाउस का लॉर्ड है जो यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, हम वो चीज देखेंगे। थर्ड, हम फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो राशि स्वामी है, मतलब उस घर को जो ओनरशिप किसको मिली हुई है उस घर की, वो एक्यूरियस को मिली हुई है, शनिदेव को मिली हुई है। उसके बाद हम शनिदेव की पोजीशन देखेंगे, और ये देखेंगे कि शनिदेव को कौन कौन से घर मिले हुए हैं। ये एक तरीका है कुंडली को देखने का, और एस्पेक्ट्स भी देखते हैं हम साथ में। लेकिन यहाँ पर हम लोग ना बहुत छोटी सी मतलब ये इन सब चीजों में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम एक छोटी सी आज टॉपिक लेकर के आए हैं और बात कर रहे हैं उस पर, रेमेडीज के ऊपर, कि क्या रेमेडीज इंसान को काम करेंगी या नहीं करेंगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर इस इंसान को घर बनाना है सपोज, तो इसको क्या देखोगे आप? इसका फोर्थ हाउस देखोगे। फोर्थ हाउस में मून बैठा हुआ है। अब आप इनके D9 में देखो, इनके मून की पोजीशन क्या है। इनका D9 में इनका मून किधर बैठा हुआ है? इनका मून बैठा हुआ है वापस से वर्गोत्तम होकर के, मतलब सॉरी वर्गोत्तम होकर नहीं, वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ पाइसेस में बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनके सूर्य वर्गोत्तम है। तो अभी इनका आप यहाँ पे पोजीशन भी देखो, मून D1 में कैसा है? 9th हाउस का लॉर्ड होके, मतलब त्रिकोण का स्वामी होके, त्रिकोण इज द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस ऑफ द कुंडली, तो त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में, तो इन्होंने राजयोग, ऑलरेडी इनका मून राजयोग बना रहा है। लेकिन क्या इनको ये राजयोग हमेशा मिलेगा, या हमेशा जब भी ये चाहेंगे तो इनको 24 आवर्स और पूरा 365 डेज इनको क्या मून के गुड रिजल्ट्स मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। इनको ये रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब मून की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब। प्रत्यंतर तो मून की छोटी आएगी, लेकिन दशा और जब अंतरदशा आएगी तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मून ऑफर करेगा। क्यों? घर बनाने में, क्योंकि ये घर का या वाहन का, मून को हम ट्रैवलिंग के लिए भी देखते हैं, मून हमारा मेंटल पीस भी है। तो आप ये देखोगे कि आप इनका मून फोर्थ हाउस में जो मून बैठा हुआ है, यहाँ पर वो त्रिकोण का लॉर्ड है, त्रिकोण का जो 9th हाउस है उसका लॉर्ड होकर के वो फोर्थ में आके बैठ गया है। और नवांशा में भी जाकर के मून केंद्र भाव में भी बैठा है, वो भी किसके साथ बैठा है? वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ। तो इनका मून कैसा हो गया? मून इनका स्ट्रांग हो गया। किस साइन में बैठा है अभी आप वो भूल जाओ, लेकिन मून की स्ट्रेंथ तो आ गई। अब मून की स्ट्रेंथ आपने देख ली, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि आप पहले स्ट्रेंथ देख लो उस प्लैनेट की। अब आपको जब भी इनको घर खरीदना होगा, तो ये कभी भी घर नहीं खरीद सकता है। जब मून की अंतरदशा आएगी ना, किसी भी इनकी महादशा में, या मून की महादशा आएगी, तो ये घर खरीद लेंगे। अब इसमें क्या देखना है कि अगर इनके घर बनाने में इनको किसी भी रीजन से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मे बी ये किसी और की भी कुंडली हो सकती है, मतलब किसी और दूसरे प्लैनेट्स पे हो सकते हैं। आप ये सोचो कि यहाँ पर तो मून की पोजीशन स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन कोई मैलेफिक प्लैनेट्स इनको क्या कर सकते हैं? एस्पेक्ट डाल सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट्स में डिले हो जाएगा, क्योंकि मैलेफिक एस्पेक्ट्स आ रहा है, मून पीड़ित हो रहा है। तो अगर मून पीड़ित है तो डिले हो जाएगा। अगर आप ऐसे इंसान को रेमेडी ऑफर करोगे
तो ये देखो आप किस साइन में बैठा हुआ है उनका मून, 12 नंबर। 12 नंबर कौन सा है, ड्यूअल साइन है। तो ड्यूअल साइन में अगर इनके मून बैठे हुए हैं तो इनको एकदम से तो रेमेडी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको इनको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा। 6 7 8 महीने कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस रेमेडी, आपको करनी ही पड़ेगी कॉन्स्टेंटली, तब आपको मिलेगा। क्योंकि ड्यूअल साइन में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी रेमेडी करने के लिए बोलते हो, अगर जरूरत है उनकी रेमेडी करने के लिए, तो आप उनको जरूर बोलो। और इस कुंडली में जरूरत है रेमेडी की, रीजन क्या है वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं फिर भी बता रही हूँ। क्योंकि सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि एक्यूरियस है और मून इनके एक्यूरियस साइन में बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये बैठे अपने एनिमी साइन में है, जो नैसर्गिक रूप से एनिमी है। हालांकि ये टेम्पररी जो हम फ्रेंडशिप देखते हैं उसमें नहीं है, लेकिन नैसर्गिक रूप से तो ये इनके एनिमी साइन में बैठे हैं। और 4th हाउस का लॉर्ड अपने आप से 12th में चला गया, खुद से 12th हो गया है। तो इनको थोड़ा सा एफर्ट्स तो आएंगे, डालने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये रेमेडी करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम निकल जाएगी। ये इजीली घर बना पाएंगे, लेकिन रेमेडी इनको करनी पड़ेगी और रेमेडी लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा एक मैंने वीडियो बनाया था ये समझाने के लिए आप लोगों को कि जिसके दिमाग में भी ये चीजें चलती हैं, आप बहुत क्लियरली अपने अपने चार्ट्स को देख सकते हो कि किसके चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ गया है नवांशा में। आपको मैंने बता दिया मूवेबल साइन, फिक्स साइन और ड्यूअल साइन, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि रेमेडीज काम करेंगी या नहीं करेंगी। टॉप ऑफ दैट आपको ये देखना है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स चाहिए, आप अपनी महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को चेक करो, किस हाउस के लॉर्ड हैं, नवांशा में वो किधर बैठे हुए हैं। सपोज किसी के 6th हाउस की सोचिए अंतरदशा चल रही है और इंसान को ना कोई कोर्ट केस लड़ना है, और अगर 6th हाउस के लॉर्ड की स्थिति बहुत मजबूत है और वो वर्गोत्तम भी है D9 में जाकर के, जैसे मैंने बताया उनको उनके पास स्ट्रेंथ है, या फिर अगर वो वर्गोत्तम नहीं भी है, यहाँ पर भी स्ट्रांग है D1 में और D9 में जाकर के भी वो स्ट्रांग ही अगर होते हैं, तो जब भी कोर्ट केस के ड्यूरेशन में जब भी 6th हाउस की दशा चलेगी, तो वैसे ही वो उनके जो केस है वो इनके फेवर में ही आएगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट में आप ये देखते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ रेमेडी करानी चाहिए, आइदर अगर प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी, रेमेडी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पीड़ित है हाउस और आपको रेमेडी करानी चाहिए, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि वो फिक्स साइन में है, मूवेबल में है या ड्यूअल में है। उसके हिसाब से आप सामने वाले को जस्ट मतलब बता सकते हो कि आपको रेमेडी करके फायदा मिलेगा या फिर आपका कोर्ट केस में किस तरीके का रिजल्ट आएगा। अगर बहुत पीड़ित है तो देखो वो लोग वो केस नहीं जीतेंगे, तो आपको क्लियरली सामने वाले को झूठी होप्स देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दो क्लियरली कि मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम में पोजीशन देख करके कि आपके फेवर में केस जाएगा, तो सामने वाला मेंटली प्रिपेयर रहता है। अगर हम झूठ बोल देते हैं ना कि नहीं नहीं होगा होगा, तो इंसान को होप्स होती है और फिर उनका एस्ट्रोलॉजी से भरोसा उठ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स को ना कड़वा बोल देना चाहिए, जहां उनको ऐसा लगता है कि चीजें खराब नहीं होगी दो लोगों के बीच में, वहां उनको सच बोल देना चाहिए। लेकिन जहां उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे बोलने से चीजें ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है वहां और रेमेडीज काम कर जाएंगी उनके D9 में देख के। अगर आपको लगता है तो आपको 100% उनको रेमेडीज सजेस्ट करनी चाहिए, नेगेटिव ना बोल करके। आप नेगेटिव मत बोलो उनको, आप रेमेडीज सजेस्ट कर दो, बोलो आप इतने दिन ही रेमेडीज करो, अगर ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हुई तो आपका काम हो जाएगा, और लोगों के काम हो जाते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, उनके पास हर कोई देखो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, ये ईश्वरीय विद्या है। ईश्वर की अगर कृपा होगी ना तो आप जरूर अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। लेकिन हमारे बुजुर्ग बोलते थे ना पहले कि हर किसी को अपना चार्ट नहीं दिखाना चाहिए, हर किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। क्यों नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैंने बताया था जिसका केतु स्ट्रांग होता है ना वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास वाक सिद्धि, उनकी कुंडली में वाक सिद्धि होती है, तो वो कभी नेगेटिव भी अगर उन्होंने बोल दिया ना तो भी हो जाएगा। हालांकि उसके जो परिणाम है वो एस्ट्रोलॉजर को भी भुगतने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के ऊपर वो कर्मा नहीं आएगा। इसके लिए जो भी आप लोगों में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कभी खराब दिखता है और आपको लगता है कि आपके कुंडली में वाक सिद्धि योग है, तो आप कभी किसी को गलत या नेगेटिव बताओ मत कि आपके साथ में ये नेगेटिव होने वाला है। आप उनका D9 चेक करो, उनको इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपके साथ गलत हो जाएगा, आप उनको रेमेडी बताओ और उनको बोलो कि आप ये रेमेडी करोगे ना आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये मैंने ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चीजें ठीक हो जाती हैं।
वो एक जो विश्वास होता है ना ईश्वर के ऊपर, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना कि जो चमत्कार दुनिया में ना ऐसे आंखों से जो नहीं दिखते हैं, वो बहुत सारी चीजें ईश्वरी कृपा से हमको प्राप्त हो जाती हैं। चमत्कार होते हैं, कैसे होते हैं? ईश्वर की कृपा से होते हैं। तो हर एस्ट्रोलॉजर के साथ ये ईश्वर ने एक वरदान उनको दिया है, जो इसके नियम को मतलब पाल रहे हैं, और जिस तरीके से जो भी मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए, जो लोग इस चीज़ में हैं कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली मेरा तो मानना है कि अगर वो देखते हैं चार्ट्स, चीज़ें होती हैं और वो सही तरीके से बता पाते हैं। लेकिन आज की डेट में बिजनेस है तो बहुत सारे लोग गलत भी बता देते हैं। तो आप लोग देखिए आपको कैसा ठीक लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।